वो क्या कोई माँ-बाप अपने ही मासूम बच्चे को किसी के कत्ल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? एक ऐसा बच्चा जिसे लग रहा था कि उसके मम्मी-पापा उसे छुट्टी मनाने और घुमाने ले जा रहे हैं। लेकिन उसे क्या पता था कि वह अपनी ज़िंदगी के सबसे खौफनाक और काले सफ़र पर निकल चुका है। 1400 किलोमीटर का लंबा सफ़र, 21 घंटे की ट्रेन यात्रा और सिर्फ आधे घंटे का वो खौफनाक खेल। आज की कहानी सिर्फ एक कत्ल की दास्तां नहीं, बल्कि उस मासूम बच्चे की भी कहानी है जो आज अपने माँ बाप के गुनाहों की वजह से सलाखों के पीछे पहुंचने की कगार पर है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी एक बार फिर दहल उठी? चलिए इस खौफनाक कहानी की की तह तक जाते हैं एंड सारी परतें दर बदर खोलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित। आप देख रहे हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल को। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक बड़े ही आम परिवार से। एक पिता अपने बेटे के पास जाता है और बड़े प्यार से कहता है, बेटा चलो कहीं घूमने के लिए चलते हैं। अब आप ही सोचिए, जब कोई बच्चा अपने पिता के मुंह से घूमने की जाने की बात सुनेगा तो उसका क्या हाल होगा। बेटा एकदम खुश हो जाता है, उछल पड़ता है। लेकिन तभी पिता उसे एक अजीब सी शर्त रखता है। वह कहता है, बेटा कम से कम एक जोड़ी कपड़े अपने साथ जरूर रख लेना, क्योंकि हो सकता है कि हमें थोड़ा लंबा जाना पड़े। बच्चा मासूम था और वो भला क्या ही समझता। इसके बाद क्या करता होता है कि जो पति पत्नी और बच्चा होता है, तीनों ना फटाफट तैयार हो जाते हैं। सब ने अपने पास पास सिर्फ एक एक जोड़ी कपड़ा रखा और जैसे कि कहा गया था और बिना किसी तामझाम के वो सीधा रेलवे स्टेशन पहुंचकर ट्रेन में बैठ जाते हैं। यह कोई छोटा मोटा सफ़र नहीं था दोस्तों, यह पूरे 1400 किलोमीटर का एक बेहद सा लंबा सफ़र था। ट्रेन की जो पटरियाँ होती हैं उस पर ट्रेन दौड़ना शुरू करती है एंड बोगी में बैठा हुआ बच्चा खिड़की से बाहर देखता हुआ खुश हो रहा था। उसे लग रहा था कि वो छुट्टियों का मज़ा लेने जा रहा है। लगभग 21 घंटे का वक्त बीत जाता है और आखिरकार ट्रेन दिल्ली पहुंच जाती है। दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर उतरते ही पति पत्नी सीधा एक कैब यानी एक मारुति गाड़ी किराए पर लेते हैं और वो सीधा पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार इलाके के पास न्यू अशोकनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वसुंधरा एनक्लेव पहुंचते हैं। वहां एक बड़ी सी इमारत है, सत्यम अपार्टमेंट। गाड़ी जैसे ही अपार्टमेंट के बाहर रुकती है, पति पत्नी कैब ड्राइवर से कहते हैं कि भाई तुम गाड़ी यहाँ ही खड़ी रखना और हमारा थोड़ा इंतज़ार करना। हम बस यूं गए और यूं आए, हमें अंदर मुश्किल से आधे घंटे यानी 30 मिनट का समय लगेगा। ये सुनकर ड्राइवर भी मान जाता है। अब क्या होता है, वो तीनों सीधा सत्य अपार्टमेंट के 6वीं फ्लोर यानी कि 6th फ्लोर पर जाते हैं। वहाँ वो जाते हैं फ्लैट नंबर 605 एंड वहाँ फ्लैट नंबर 605 के बाहर जाकर वो रुकते हैं। तभी अचानक क्या होता है, जो उस बच्चे के माँ बाप होते हैं वो उससे कहते हैं कि बेटा हम अंदर ज़रूरी किसी से बातचीत करने जा रहे हैं, तुम एक काम करो चुपचाप इस फ्लैट के बाहर ही खड़े रहो, हम थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। अब वह बच्चा मासूम था, बिना कुछ सोचे समझे बाहर कॉरिडोर में ही खड़ा होकर इंतजार करने लग जाता है। उसे क्या पता था कि जिस दरवाजे के बाहर वो पहरा दे रहा है उसके अंदर बातचीत नहीं बल्कि मौत का खूनी खेल खेला जाने वाला था। अब जो वो पति पत्नी होते हैं वो फ्लैट के अंदर जाते हैं। ठीक आधे घंटे बाद दोनों बाहर निकलते हैं। उनके चेहरों पर एक अजीब सी हड़बड़ाहट थी, लेकिन वो खुद को शांत दिखाने की ना पूरी कोशिश कर रहे थे। वो अपने बेटे का हाथ पकड़ते हैं, नीचे आते हैं और उसी खड़ी हुई कैब में दोबारा बैठ जाते हैं। ड्राइवर से कहा जाता है कि अब हमें तुरंत वापस रेलवे स्टेशन जाकर तुम छोड़ दो। रेलवे स्टेशन पहुंचकर वो उसी वक्त वापसी की जो ट्रेन होती है उसी में बैठ जाते हैं एंड जहां से वो आए थे वो वापस वहीं चले जाते हैं। यानी कि 1400 किलोमीटर का आना, सिर्फ आधे घंटे के लिए रुकना और फिर वापस चले जाना। वो बच्चा ट्रेन में बैठा बैठा पूरी तरह परेशान हो चुका था। वह बार बार अपने पापा से पूछ रहा था, पापा आप तो कह रहे थे कि हम घूमने जा रहे हैं, लेकिन ये कैसा घूमना हुआ? 21 घंटे तक हम ट्रेन में आए और फिर कार में बैठकर उस घर गए एंड वापस बैठकर आधे घंटे वहाँ काम करके फिर हम वापस अपने घर जा रहे हैं। अब माँ बाप के पास उसके इन मासूम सवालों का ना कोई जवाब नहीं था। वो तो बस ये सोचकर राहत की सांस ले रहे थे कि उन्होंने इतना बड़ा जो कांड कर दिया है अब वो कभी पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन दोस्तों, कानून के जो हाथ होते हैं वो कितने लंबे होते हैं इसका अंदाजा शायद उन्हें नहीं था। अब कहानी में मोड़ आता है अगले दिन यानी 4 जून 2026 का। दोपहर के लगभग करीब 2:35 हुए थे। दिल्ली पुलिस के कंट्रोल रूम में एक फ़ोन घनघनाता है, एक टेलीफोन की रिंग बजती है। फ़ोन करने वाली महिला, जो उसका नाम होता है वो देवर्ती पॉल होता है। वह घबराई हुई आवाज़ में पुलिस को बताती है कि वह सत्यम अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 605 के बाहर खड़ी है और अंदर कुछ बहुत बुरा हुआ है। वह पुलिस से गुहार लगाती है कि जितना जल्दी हो सके आप मौके पर पहुंचिए एंड मेरी मदद कीजिए। अब इमरजेंसी कॉल मिलते ही जो न्यू अशोक नगर थाने की जो पुलिस होती है वो हरकत में आती है और फ़ौरन मौके पर पहुंचती है। वहां तब तक लोगों की ना भारी भीड़ जमा हो चुकी थी। पुलिस जैसे ही फ्लैट के अंदर दाखिल होती है, वहां का वो मंजर देखकर जितने भी अनुभवी पुलिस वाले होते हैं उन सबके ना होश उड़ जाते हैं। जमीन पर खून से लथपथ एक महिला की लाश पड़ी हुई थी।
उस महिला के शरीर पर किसी धारदार हथियार से एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ हमले किए गए थे और उसके सिर पर किसी भारी चीज से हमला किया गया था। अब पुलिस जो होती है वो अपनी जांच शुरू करती है कि आखिर ये महिला कौन है। पता चलता है कि मरने वाली जो महिला होती है उसका नाम आता है डॉक्टर देवस्मिता पॉल। वो मूल रूप से जो होती है वो पश्चिम बंगाल के वर्धमान की रहने वाली थी और पिछले 4 साल से वो इसी फ्लैट में अकेली रह रही थी। पढ़ाई लिखाई में बेहद होनहार थी। देवस्मिता ने साल 2016 में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से अपनी पीएचडी की डिग्री पूरी करी थी। 2017 में देवशंकर नाम के व्यक्ति से उसकी शादी भी हुई थी और मौजूदा समय में वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में इंग्लिश की असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर काम कर रही थी। अब इतनी बड़ी प्रोफेसर और उनके ही घर में उनकी बेरहमी से हत्या हो जाना पूरी दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ी सनसनी बन चुका था। सोशल मीडिया पर यह खबर आग की तरह फैल गई। इस अंधे कत्ल की जो गुत्थी को सुलझाने के लिए ना दिल्ली पुलिस को लगभग 7 अलग अलग टीमें बनानी पड़ी। पुलिस सबसे पहले जो आसपास के इलाके और सोसाइटी के ना लगभग 200 सीसीटीवी फुटेज के खंगालना शुरू करती है। मतलब 200 सीसीटीवी कैमराओं की जो फुटेज है ना उसको खंगालना शुरू करती है। इन फुटेज के आधार पर पुलिस करीब 180 संदिग्ध लोगों की एक लिस्ट तैयार करती है और हर उस इंसान से पूछताछ करती है जिसकी लिस्ट पुलिस ने बनाई थी। अब पूछताछ के दौरान पुलिस को सबसे पहले मृतका के ड्राइवर जो संजय होता है उसके बारे में पता चलता है, जो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का रहने वाला था। संजय ने बताया कि 3 जून 2026 को वह सुबह 9:30 बजे मैडम को कॉलेज लेकर गया था एंड दोपहर 12:30 बजे उसने मैडम को वापस उसके फ्लैट पर छोड़ दिया था। उसी दोपहर जो देवस्मिता होती है उसने अपनी माँ से फ़ोन पर भी बात की थी एंड उनकी दवाइयों के बारे में पूछा था और एक डिलीवरी बॉय को सामान देकर उनकी दवाइयाँ भी उनको पहुँचवाई थी। शाम के करीब 6 बजे जब घर की जो काम वाली बाई होती है वो भी फ्लैट पर आती है तो ताला ना बाहर से लटका हुआ उसको मिलता है। अब वो फ़ोन करती है, घंटी जाती है लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठाता है, इसलिए वो चली जाती है। उसके बाद एक प्लम्बर भी काम करने के लिए आता है लेकिन ताला बंद होकर देखकर वो भी लौट जाता है। अब अगले दिन यानी कि 4 जून की सुबह जब ड्राइवर संजय फिर से आता है एंड मैडम को वो फ़ोन करता है लेकिन उनका जो फ़ोन नहीं मिलता है, तब वो डर जाता है। तो वो तुरंत जो होती है देवस्मिता की बड़ी बहन यानी देवव्रती पॉल को फ़ोन करता है जो कि मयूर विहार में रहती थी। अब देवव्रती को जैसे ही संजय फ़ोन करता है वो तुरंत भागकर वहाँ पहुँचती है। सोसाइटी के लोगों की मौजूदगी में ताले को तोड़ा जाता है और जब जाकर इस खौफनाक हत्याकांड का पता चलता है कि आखिर जो उसकी बहन थी उसके साथ आखिर हुआ क्या था। अब जो पुलिस ने 180 संदिग्धों में से की लिस्ट बनाई थी उसमें से ना लगभग 176 लोगों को पुलिस ने पूरी तरीके से जांच के बाद क्लीन चिट दे दी थी। लेकिन सीसीटीवी में 4 ऐसे लोग दिख रहे थे जिन्होंने पुलिस का माथा ठनका दिया था। अब इनमें से एक पुरुष, एक महिला, एक छोटा बच्चा जिन्होंने अपने चेहरे को मास्क से ढक रखा था और चौथी थी वो कैब और कैब का ड्राइवर। अब पुलिस तुरंत उस कैब ड्राइवर को ढूंढ निकालती है क्योंकि कैमरे में जो उसकी कैब का नंबर था वो क्लियरली विजिबल था। अब कैब ड्राइवर बताता है कि वह रेलवे स्टेशन से इन सवारियों को लेकर आया था जो सीसीटीवी में दिखाई दे रही थी एंड उसने ये भी बताया कि उन्होंने यहाँ आधे घंटे रुकने के बाद वापस वो रेलवे स्टेशन उनको छोड़ने चला गया था। अब पुलिस ने उस ऐप को भी ट्रैक किया जिससे वो कैब बुक की गई थी। मोबाइल नंबर और कदकाठी के जरिए पुलिस सीधा पहुंचती है पश्चिम बंगाल के वर्धमान जगह में। वहां से पुलिस को 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करना होता है जिसमें से एक पुरुष था और एक महिला थी। पुरुष का जो नाम होता है वो राम प्रसाद दास होता है एंड महिला का नाम होता है बाणश्री दास। जब पुलिस इनको अरेस्ट कर वापस दिल्ली लाती है एंड इनके साथ सख्ती से पूछताछ करती है तो ये सारे ना ये दोनों अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं। लेकिन जब हत्या की वजह सामने आती है तो सब दंग रह जाते हैं। दरअसल जिस फ्लैट में डॉक्टर देवस्मिता रहती थी वो संपत्ति उनके नाना से पैतृक संपत्ति के रूप में उन्हें गिफ्ट मिली थी जिसकी कीमत करोड़ों रुपए में थी। अब साल 2023 में जो आरोपी पति पत्नी होते हैं राम प्रसाद और बाणश्री वर्धमान में देवस्मिता के एक दूसरे घर में किराए पर रह रहे थे। हाल ही में प्रोफेसर देवस्मिता ने इस घर को खाली करने का एक अंतिम कानूनी नोटिस इन दोनों को भेजा था क्योंकि उसे ना वहाँ कुछ काम करवाना था। लेकिन बात इन किराएदारों को ना इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने मकान खाली करने के बजाय मकान मालिक को ही रास्ते से हटाने का फैसला ले लिया। वो अपने उस मासूम बेटे को भी इस प्लान में झूठ बोलकर दिल्ली ले आए एंड उस फ्लैट के बाहर पहरा देने के लिए खड़ा कर दिया एंड अंदर जाकर उन्होंने देवस्मिता की जो सिर पर है भारी वस्तु से और धारा हथियार से वार करके उसकी जान ले ली और वापस अपने शहर भाग गए। अब पति पत्नी ने तो सोचा था कि वो कत्ल करके आराम से बच निकलेंगे लेकिन जो सीसीटीवी था और अत्याधुनिक तकनीकें थी उनसे उनकी चालाकी ना कहीं छुपी नहीं रही। मतलब उसने सारा उनका प्लान फेल कर दिया। अब पति और पत्नी तो सलाखों के पीछे जाएंगे
लेकिन सबसे बड़ा सवाल उस बेकसूर बच्चे पर खड़ा हो गया है, क्योंकि पुलिस ने उस बच्चे को भी अपनी हिरासत में ले लिया है, जिसको कुछ नहीं पता था कि उसके माँ बाप उसे किस वजह से इतनी दूर लेकर आए थे। अब उस बच्चे पर क्या धारा लगेगी नहीं लगेगी, उसको आगे जेल भेजा जाएगा नहीं भेजा जाएगा, ये एक जांच का विषय है। तो सोचिए दोस्तों, उन जालिम माँ बाप की वजह से आज इस मासूम का भविष्य पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। इस घटना को आपके सामने लाने का मकसद किसी को डराना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना और सचेत करना है कि अपने जो आसपास के लोग होते हैं ना, उन पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। तो मैं तो आप सबको यही कहूँगा कि सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने लव्ड वन के साथ शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।